नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। पूछता है झारखंड में आप सभी का स्वागत है। झारखंड में सभी को इंतजार है तो अब नतीजों का, लेकिन नतीजों को लेकर भी सभी पार्टियों की दिल की धड़कनें तेज हैं। झारखंड में जनादेश किसे मिलेगा, यह तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। एग्जिट पोल्स में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। 24 साल पुराने राज्य झारखंड में अब तक 13 मुख्यमंत्री देखे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा है और निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए भी देखा है। लेकिन झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला। ऐसे में सवाल बरकरार है कि इस बार क्या झारखंड में कुछ नया होगा या फिर वही इतिहास रिपीट होगा। बहुमत के लिए जरूरी 42 के जादुई आंकड़े तक अगर कोई भी पार्टी नहीं पहुंच पाई तो एक बार फिर झारखंड में खिचड़ी की सरकार बन सकती है। मगर ये खिचड़ी खाएगा कौन और पकाएगा कौन, ये बड़े सवाल बरकरार है। तो झारखंड में अब कुछ ही और थोड़े देर का इंतजार, उसके बाद जल्द चुनाव परिणाम सभी के सामने होंगे। ऐसे में सवाल यही बरकरार है कि आखिर झारखंड में अब की बार इतिहास अपने आप को दोहराता है या फिर कुछ नया देखने को मिलता है। झारखंड में जनादेश किसे मिलेगा, इस तस्वीर को साफ होने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। एग्जिट पोल्स में हालांकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाया गया है। 24 साल पुराने राज्य झारखंड में अब तक 13 मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए भी झारखंड की जनता ने देखा है। लेकिन झारखंड में आज तक किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला। ऐसे में कई सवाल बरकरार है कि इस बार क्या कुछ नया झारखंड में हो सकता है या फिर वही इतिहास रिपीट होगा। बहुमत के लिए जरूरी 42 की जो जादुई आंकड़े हैं उस तक पहुंचने के लिए कौन सी पार्टी उस आंकड़े तक पहुंच पाती है या फिर उस आंकड़े से पीछे ही रह जाती है, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 24 साल पुराने राज्य झारखंड ने अब तक 13 मुख्यमंत्री देखे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा है और निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए भी देखा है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में सवाल जिंदा है कि इस बार झारखंड में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर वाकई में किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बहुमत के लिए जरूरी 42 के जादुई आंकड़े तक अगर कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई तो फिर क्या होगा। वैसे तो तस्वीर साफ होने में चंद घंटों का इंतजार है, मगर अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दावों के आधार पर सरकार बताने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुछ एजेंसियों ने एनडीए की सरकार बनाई तो कुछ ने हेमंत की सत्ता में वापसी की तस्वीर पेश की। जैसे कि पी मार्क के एग्जिट पोल ने दावा किया है कि झारखंड में एनडीए को 31 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 53 सीटें और एनडीए को 25 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर खास करके मां बहनों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं या कर रहे हैं तो लोगों को भरोसा है और इस कारण से इस बार महिला ने भी बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा लिया। ठीक है, उनके ऊपर तो किसी को कोई भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं, पूरे 5 साल गुजर गए। अब जब 2-3 महीना से शुरू किया तो सबको पता है कि अगर वो कहते तो वही 2000 शुरू करते, लेकिन कितना 1000 हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गोगो दीदी योजना सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में जाएगी, तो उन्होंने 2500 कर दिया। तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर, जो खुद को भी विश्वास नहीं, खुद को भी भरोसा नहीं है मंसूर जी को। साफ है कि झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 42 है। ऐसे में अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग दावे हैं। एग्जिट पोल के आकलन के राजनीतिक पंडितों के गुनाभाग में कुंडली फिट बैठ नहीं रही है, लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमे में सरकार बनाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अंदेशा यह भी लगाया जा सकता है कि 2024 का जनादेश किसी भी दल को नहीं मिली तो झारखंड में खिचड़ी की सरकार बन सकती है, मगर ये खिचड़ी खाएगा और पकाएगा कौन,
ये बड़ा सवाल है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ अब चुनावी परिणाम का। हालांकि अब की बार क्या वही इतिहास अपने आप को दोहराता है या फिर अब की बार कुछ नई बात बनती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं सभी से। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राष्ट्रीय जयंती जी हमारे साथ हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जेएमएम से प्रवक्ता एएस देवल जी हमारे साथ है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो अपने दर्शकों को बता देती हूं, उसके बाद चर्चा में जाएंगे। तो झारखंड का इतिहास कुछ इस तरह से रहा है कि आज तक एक भी पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, यानी किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला है। साथ ही अगर बात करें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की, तो अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, जिसमें बीजेपी ने 2014 में 37 सीटें जीती थी। वहीं अगर हाल ही चुनाव की बात करें, जिस तरह से 2020 में चुनाव हुआ था, उसमें जेएमएम का प्रदर्शन सबसे बेस्ट रहा था, सिर्फ 3 सीटें मिल पाई थी। देवल साहब, सबसे पहले आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी सीधा। तो क्या लगता है देवल जी, अब की बार क्या होगा? कुछ नया इतिहास रचा जाएगा या वही इतिहास जो अब तक चलता आया है वो कायम रहेगा? सवाल यही कि खिचड़ी पकाएगा कौन और खिचड़ी खाएगा कौन? एक लाओ ज़ू चाइना के बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि those who have knowledge don't predict and those who predict do not have knowledge। इसलिए ये फॉर्च्यून टेलर और एपल वाला काम कि किसको क्या आना है, ये तो अब ऑलरेडी मशीनों में बंद हो चुका है भविष्य सबका। अब हम यहाँ बैठ के स्टूडियो में आके लगाएं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये सब अब मायने नहीं रखते कुछ। अब कल सुबह 9 बजे के बाद जब से एक्चुअल वोट्स आने लगे, देखिए डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट जो हम स्क्रीन पे नंबर दिखाते हैं, ये तो जब तक लास्ट वोट काउंट नहीं हो जाती तब तो उसका कोई मतलब नहीं, हम बैठ के कुछ भी लगाते रहे कयास। मुझे नहीं लगता कि मैं कल से यही बोल रहा हूं कि अब बातें करना ठीक है, हम बातें मुद्दे पे बात करें, कौन बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, सभी आश्वस्त हैं। ऐसे मैंने तो अभी तक कोई ऐसा किसी पार्टी का भी नहीं, मैं बताती हूँ देवल साहब, सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं देवल जी क्योंकि झारखंड का जो 24 सालों का इतिहास रहा है वो साफ ये बताता है कि अब तक किसी भी झारखंड की जनता ने किसी भी एक राजनीतिक दल या किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। यही वजह है, सवाल उठ रहा है कि अब की बार कुछ नया हो सकता है क्या? मुद्दे ऐसे रहे कि कुछ नया हो सकता है, जनता को वो मुद्दे बहुत लुभाए हो और अब की बार जनता ने सोचा हो कि हाँ क्लियर मैंडेट देंगे, या वही पुरानी कहानी? देखिए, इस पे आप बोलेगा कि आप बहुत कोटेशन बोलते हैं। पीटर ड्रकर ने इस पे कहा था कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट इज टू क्रिएट द फ्यूचर। तो हिस्ट्री तो लोग बनाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है। हिस्ट्री जब तक कुछ नया नहीं होगा वो हिस्ट्री कैसे होगी? हिस्ट्री का क्या मतलब है? कुछ चीज हुई जो पहले से अलग थी तब वो हिस्ट्री क्रिएट हुई। तो हम क्यों ऐसा मान के चलते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी? हिस्ट्री मतलब दोबारा झारखंड में ऐसी चीजें नहीं होंगी, मतलब वही चीजें होंगी जो पहले से चलती, यानी आप कह रहे हैं अब की बार कुछ नया भी हो सकता है, कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय जी क्या कहिएगा? देखिए, एग्जिट पोल में तो ठीक है, एनडीए को बढ़त हम लोगों ने देखा और कुछ एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को भी देखा, लेकिन वी आर नॉट वेरी मच डिपेंड अपॉन दैट कि पोल क्या कह रहा है। ठीक है, वो एक्साइटिंग हो जाता है, उत्साहजनक रहता है, ये अलग बात है, लेकिन हम लोगों ने जो काम किया उसकी बदौलत अगर हम देखें और जो सर्वे रिपोर्ट हम लोगों के कुछ इंटरनल रिपोर्ट भी हैं, उनमें ये देखा कि हाँ, जो हम लोगों ने पहले ही से ही वादा किया हुआ था 2014 से 2019 में, तो कहीं ना कहीं वो काम किया और उसकी फिर जो हमारा जो अभी पंचप्रण है वो बहुत अर्थों में काम किया और इसलिए एक विश्वसनीय जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर लोगों ने विश्वास किया और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हम कल देखेंगे। चलिए, यानी थोड़ा और यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। हेमंत गुप्ता जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जो भी झारखंड का बीते 24 सालों का इतिहास रहा है वो ये चीज तो साफ बताता है कि झारखंड की जनता
क्लीन स्वीप नहीं करती या फिर विधानसभा चुनाव में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं देती, अब की बार क्या समझा जाए? क्या वही इतिहास दोहराएगा अपने आप को या फिर अब की बार कुछ नया भी दिख सकता है? रिया जी, मैं बताऊं आपको, रावट कियोसाकी ने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोनों पार्टियां बड़ी सोची हैं, बड़ा जादू होने वाला है इस बार, यकीनन होगा। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें एक कहावत है कि आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते, तो ये चरितार्थ होनी जा रही है। लेकिन रही बात एग्जिट पोल की और ग्रास रूट लेवल पर जो सर्वे होता है, जो मैंने झारखंड में भ्रमण करके इसको पाया, इस पूरे इलेक्शन में मैंने भी झारखंड का भ्रमण किया था अपनी टीम के साथ, तो मेरे ख्याल से एक चीज को देखने को मिल रही है कि कुछ बड़ा इस बार होने वाला है। और उसका मुख्य कारण था कुछ मुद्दे जो झारखंड के लोगों को यूनाइट और पोलराइज करने में बहुत टैक्टफुली हैंडल किया गया और एक्ट के रूप में काम किया। पहला मुद्दा था कि जो संथाल परगना और जो कोल्हान क्षेत्र है उसमें घुसपैठ वाला मुद्दा बहुत इफेक्टिव। दूसरा कि जितने सेंट्रल अगर देखा जाए जोन में, तो वहां पर योगी जी का जो मुद्दा था कि बटेंगे तो कटेंगे, ये मुद्दा बहुत एक्टिव है। और तीसरा जो फैक्टर रहा है लोगों के पास, वो ये रहा कि रोजगार कौन पार्टी हमको देगी, कौन ख्याली पुलाव बना रहा है। और चौथा मुद्दा रहा जो महिलाओं के साथ। आप देखेंगे कि इस बार वोटिंग में महिलाएं पूरे झारखंड में बढ़ चढ़ के पुरुषों से, जी, कई सारी ऐसी सीट्स थी जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया था, महिलाओं ने वोटिंग किया है। तो उनको ये योजना है कि इन्होंने मैया योजना लाया, तो उसके बाद भाजपा ने पंचकाम योजनाएं लाई, और बहुत सारे महिलाओं के लिए जो स्कीम चालू किए, इससे महिलाओं में एक अलग ढंग का अवेयरनेस आया और इसकी वोटिंग पड़ी। तो लिहाजा हमको इस बार जो दिख रहा है कि ये 2014 वाला फिर बीजेपी वहां पर आने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन हेमंत जी, अगर मान भी लेते हैं कि 2014 जैसा प्रदर्शन रिपीट होता है, लेकिन 2014 का भी अगर प्रदर्शन देखें भारतीय जनता पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जरूर, लेकिन 37 सीटों पर सिमट गई। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो अब तक पार नहीं कर पाया है। ये तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी स्वीप कर रही है, बड़े कांटे की टक्कर चल रही है झारखंड में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब है कि आंकड़ों के साथ साथ जो ग्रास रूट लेवल, जो लोगों का इंटेंशन और जो मोटिवेशन फैक्टर दिख रहा है, वो मैंने आपके सामने रखा। तो इसका रुझान दिख रहा है, लेकिन अब फैक्ट क्या होगा ये तो कल ही बताया जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन ग्रास रूट लेवल में अगर देखा जाए तो एक तरफ से वो 14 वाला धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रही है। ठीक है देवल जी, जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, क्या लगता है क्या उस मुद्दे ने जेएमएम या कांग्रेस को बैकफुट पर जरूर खींचा? देखिए, जेएमएम और कांग्रेस को तो बैकफुट पे नहीं खींचा, झारखंड की जनता के मन में एक नहीं, हेमंत जी कह रहे हैं वो मुद्दा एक जनता के बीच पहुंचा और बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उस मुद्दे को उठाया था, हर रैली में उस मुद्दे की बात की थी। तो यही मैं बता रहा हूं ना कि देखिए कैसे एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। और मैं तो हैरान हूं सारे मीडिया हाउसेस पे कि बिना सच जांचे कि जो मोदी जी के मुंह से निकल गया वही सच है। आप लोग को मैं बार बार बोलता हूं कि एफिडेविट देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, क्या बोला है उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में, और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स आप पढ़िए जिन्होंने एक्चुअल जाके ग्राउंड से रिपोर्टिंग की। अब कोई कहता है कौवा कान लग गया, तो आप कौवे को देखने लगते हैं। नहीं, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगा था, उस बात के लिए मैं नहीं कह रही, लेकिन बीजेपी ने जिस मुद्दे को बुना, बात मुद्दा बुनने की है देवल। अरे तो भाई वो तो मैं तो बोल रहा हूँ, तो वो विख्यात है, कुख्यात है वो गलत नैरेटिव को करने में। अब बताओ, आप बताओ, इस देश में 80% हिंदू है और वही खतरे में है। सिख खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, मतलब जो सबसे ज्यादा है वो खतरे में है। क्योंकि बीजेपी को डर लगता है, बीजेपी अगर खतरे में होती है तो वो तुरंत हिंदुओं को खतरे में ले आती है। मतलब 800 साल के मुसलमान राज में हिंदू खत्म नहीं हुए, सनातन धर्म खतरे में नहीं आया। राशि जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि गलत नैरेटिव सेट किया गया। सबसे पहले तो प्रिया जी मैं यही बताना चाहूंगी कि जब हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने जो प्रश्न उठाया था, तो ये अगर 1951 की गणना से हम देखें तो किस तरह से
जो हिंदू आदिवासी जो वोटर्स हैं या आदिवासी की संख्या है वो कम हुई और किस तरह से उनके प्रतिशत जो है वो 51 की तुलना में बढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा कैसे हुआ। और जब हाईकोर्ट ने यही प्रश्न तो पूछा, लेकिन हाईकोर्ट ने केंद्र से भी जवाब मांगा ना उस संबंध में। जी जी, तो ये तो, और दूसरी बात है कि अभी मैं गई भी थी उधर साहेबगंज, तो वहां भी लोगों का यही मुद्दा देखा कि किस तरह से वो लोग परेशान है, किस तरह से महिलाएं जो है वो एक तरह से वहां जिस एरिया में वो रहती है वहां से एक तरह से हटना चाह रही है कि उन्हें बहला फुसला के उनकी बेटियों को एक पहली दूसरी तीसरी शादियां रचा रहे वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है ना, ऐसी बात तो नहीं कि घुसपैठिया वाली कोई मनगढ़ंत बात है या नैरेटिव गलत साबित हुआ है। जिस तरह से इन लोगों ने नैरेटिव शुरू से गलत किया था, संविधान खतरे में है और विदेशों में जाकर संविधान खतरे में है, अपने ही देश के नागरिक जो है विदेशों में जाकर बोले कि संविधान खतरे में है, तो ये थोड़ी शर्म की बात है। और दूसरी बात, देवल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया भी या ये नैरेटिव उठाया भी या ये मुद्दा उठाया बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो जेएमएम की तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया कि क्या किया गया सरकार की तरफ से इस चीज को रोकने के लिए? एक क्रिया जी, मैं एक सेकंड बात दूंगी। जी, जब ये बात हुई थी कि घुसपैठिया है, पहले तो इन लोगों ने इनकार किया और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो आम नागरिक को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे वो भी घुसपैठियों को भी देंगे। तो अपने ही मान रहे हैं कि घुसपैठिया है, तभी तो कहा ना कि घुसपैठियों को भी देंगे। बताइए देवल जी। देखिए, मैं तो राजशील जी से ये जानना चाहता हूँ कि भारत के मुसलमान को ये घुसपैठिया बोल रहे हैं कि जो बांग्लादेश से आए हैं मुस्लिम, वो बांग्लादेश से, भारत के मुसलमान तो देवेल जी आप भी अच्छी तरह जानते हैं मुझे कि मैं एक साहित्यकार भी हूँ, गजलकारा भी हूँ, तो डिफरेंट मुशायरे में भी जाती हूँ और जहाँ मेरे बहुत अच्छे मुस्लिम मित्र हैं और उन्होंने उनकी जो भावना है राष्ट्रीय ओतप्रोत जो गजलें पढ़ते हैं, हम सब उसके कायल हो जाते हैं। तो मेरी कहना है कि क्लैरिफाई करने के लिए धन्यवाद। अब मैं आता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने जो एफिडेविट दिया, उस एफिडेविट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और राजशी जी जो गलत बयानी कर रही थी डेटा को लेके 1951 से लेके हिंदू कितने रह गए, आदिवासी कितने हो गए, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए 1951 में सबसे पहले जो सेंसस हुआ उसमें ट्राइबल्स का कोई अलग से कॉलम नहीं था, जो हिंदू थे ट्राइबल्स में उसी में थे। तो आप अनुमान लगाइए कि 90% आपने कहा कि हिंदू थे, उस 90% में 44% ट्राइबल थे, तो हिंदू की संख्या उसमें खाली 43% थी। अब जाके आप 2011 में बोलते हैं कि हिंदू की संख्या 64% होगी और पूरे दुनिया में, क्योंकि 2011 की जो सेंसस हुआ था उसमें एक अलग से कॉलम था जिसको ट्राइबल से चुना, उसमें आए थे ट्राइबल। तो हिंदू की जनसंख्या ये जो बोलते हैं कि घट गई, वो घटी नहीं। तो इसलिए फैक्चुअल एरर है जो ये बार बार जिसको नहीं बताना चाहते। एफिडेविट में ये कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहता है कि एक भी ऐसा केस हमने नहीं पाया जहां की बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर ने किसी वहां की लोकल ट्राइबल की जमीन दान पत्र या शादी करके ली हो। ये एफिडेविट में पूर्ण एफिडेविट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, झारखंड हाईकोर्ट में, पॉइंट नंबर 35। आप बोलिएगा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा वो पेपर। ठीक है हेमंत जी, जो बात यहाँ पर देवल जी कह रहे हैं कि ग्राउंड पर कुछ भी ऐसा डिफरेंस हुआ नहीं है, जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात की जा रही है ग्राउंड पे कुछ उससे बदला नहीं है। तो हेमंत जी, अगर वो मुद्दा है ही नहीं, जैसा देवल जी ने भी कहा, जेएमएम भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, तो जनता में उस मुद्दे का असर कैसा? नहीं, ये हम कुछ भी नैरेटिव क्रिएट कर लें और अपने मन में कुछ भी सोच लें, ये हो नहीं सकता। देखिए, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होने के नाते आपको बताता हूँ कि पूरा देश जो है इस बात से सहमत है कि घुसपैठ भारत में हो रही है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और प्रधानमंत्री भी इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश की बाउंड्री जो है वो स्ट्रांग हो। इस वजह से कई देशों के साथ उन्होंने डिस्कशन की और इस पर उन्होंने लगाम लगाया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क से हम तभी तक बात नहीं करेंगे जब तक कि आतंकवाद नहीं रोका जाएगा। और ये जो बांग्लादेश है हमारा, जो वो एक्चुअली आप याद कीजिए कि जब हमारा देश बटा था तो बांग्लादेश का फॉर्मूला क्या था? ईस्ट वेस्ट दोनों था,
तो आज के दिन में बांग्लादेश में पॉपुलेशन घट गई हिंदुओं की, तो उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना भारत में, वो हिंदू क्लास पर पड़ेगा। अब देखिए सेंसस की बात होती है तो आदिवासी जो जनगणना के हिसाब से अगर आप देखें तो कहाँ 44 तो कहाँ 22-26 से आ गई, ये घटी तो है, ये आंकड़ा बता रहे हैं हम, और आप नहीं बता रहे, ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट लोगों पर ये पड़ा कि भाई अनाज मेरा, घर मेरा, जमीन मेरी, पैसे मेरे, और हक मेरे बच्चों का खाना भी किसी और के दाने पे चला जा रहा है। तो ये बहुत इमोशनल कार्ड हुई है। बताइए देवल जी। लोग की ना पड़ा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बड़ी सबसे मैं हेमंत जी की सब बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, पर इसमें ये बताइए कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं तो उसमें हेमंत सोरेन का क्या दोष है, आप ये बता दीजिए। जेएमएम पार्टी पे जो दोष आरोपण किया जा रहा है, पहले सबसे पहला आरोप इन्फिल्ट्रेशन का किस पे लगेगा? आप पहले शुरू कीजिए ना कि हमारे गृह मंत्री, बॉर्डर की रक्षा करने वाले जो मंत्री हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, वो फेलियर है, वो नहीं रोक पा रहे, उसके बाद हम आएंगे ना। और जब ये कानून के इतने ज्यादा हैं हेमंत जी, तो ये बता दीजिए कि कौन से राइट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने वाले इंडिविजुअल को पुलिस रोक के चेक कर सकती है? फंडामेंटल राइट है कि free a person can move around in a country freely, can settle anywhere, can do business anywhere. तो जो आदमी एक बार वेस्ट बंगाल से हमारे झारखंड में आ रहा, हम उसको किस बिना पे आप रोके? आप ये बता दीजिए कौन से कानून पे हम उसको रोके? आप पहले आप एक्सेप्ट तो कीजिए कि हमारी फेलियर हुई, हम नहीं रोक पा रहे हैं बॉर्डर पे। और एक बात बताइए राजश्री जी, वो सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट ठीक है। 11 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश में अमित शाह जी ने भाषण में कहा कि 56 इंच के मोदी जी, सीने वाले नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी का इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। मेरी बात सुनिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि देश के एक इन्फिल्ट्रेटर को देश से भगा दिया। तो एक साल के अंदर फिर डेमोग्राफी के चेंज करने वाले अगर इन्फिल्ट्रेटर दोबारा आ गए, जब मोदी जी ने भगा ही दिया, तो ये फेलियर किसका है? हेमंत सोरेन का फेलियर है। मैं जवाब ले लेती हूँ, राष्ट्रीय जी जवाब ले लेंगे। देवल जी, बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब इलेक्शन कैंपेन किया, उन्होंने कहा कि हम एनआरसी लाएंगे, हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाएंगे। बात यहां पर इसी चीज को लेकर बीजेपी आप लोगों को घेरती कि आप लोगों ने कुछ स्पष्ट नहीं बोला, या बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कुछ बड़ा कदम, ठोस कदम उठाने की बात नहीं कही। राशि जी जवाब दीजिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि जो हमारा राज्य है वो नदी पहाड़ से गुजरते के रास्ते से गुजरकर कोई आएगा, तो सबसे पहला तो जो पटवारी होते हैं, थानेदार होते हैं, जो हमारे गृह मंत्री ने भी इस बात को कहा था कि उनको ये देखना चाहिए था कि कौन हमारे राज्य में घुस रहा है। और जब हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए फिर राष्ट्रीय जी केंद्र भी इक्वली जिम्मेदार है ना। जी एक सेकंड, मेरी बात पूरी होने दीजिए। और जब ये जैसे घुसते हैं, उसके बाद एक और प्रश्न उठता है कि जब ये जो मनरेगा का काम हो या कोई और काम हो, जिस तरह से देखते हैं कि जो रेट मनरेगा के कर्मियों के लिए जो दिहाड़ी तय की जाती है, उससे एकदम हाफ से भी कम रेट में वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उनका हक छीन रहे। तो ये सिर्फ लैंड जिहाद और ये नहीं कर रहे, वर्क लव जिहाद नहीं कर रहे, बल्कि मैं तो कहूंगी वर्क जिहाद भी कर रहे। चलिए, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कितना चलता है और जनता के बीच कितना पहुंचता है, मुझे लगता है उसके लिए इंतजार यहाँ पर। हेमंत गुप्ता जी, अगर बात करें झारखंड की, जैसा आपने भी कहा, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में, कांटे की टक्कर है। अब क्या माना जाए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है स्विंग वोटर्स, जो इधर से उधर हो सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, और महिला वोटर्स की, जैसा आपने इससे पहले भी हेमंत जी जिक्र किया था कि अब की बार महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोट किया है। क्या लगता है हेमंत जी, महिला वोटर्स अब की बार कितना निर्णायक यहां पर हो सकती है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपने कहा। इस बार झारखंड की जीत में कोई भी पार्टी जीते, महिलाओं का मतदान बहुत निर्णायक होगा, क्योंकि महिलाएं अब बहुत सारे मुद्दों पर चिंतन करना शुरू कर दिया है और महिलाएं आज बहुत अवेयर हो चुकी हैं। और आप देखिए कि शहरी क्षेत्रों में वोट जो कम पड़ा, लेकिन महिलाओं की हिस्सेदारी उसमें भी ज्यादा है, उसमें भी ज्यादा। उसका मुख्य कारण था कि महिलाएं देखिए से लेकर के बाहर तक के मैनेजमेंट को देखती हैं,
और हर थाली इतना महंगा हो गया है, इसको लेके महिलाएं सोच रही कि कौन सी सरकार हमको स्थिरता देगी, और इसी वजह से वो अपना वोट कास्ट करने के पहले तक ये नहीं बताया अपने घर वालों को कि हम किस पार्टी को देने जा रहे हैं। तो महिलाओं का वोट इस बार निर्णायक होगा। लेकिन किसके पाले में महिलाओं का वोट जाते हुए? क्योंकि मैंने भाजपा का नाम इसलिए लिया कि लोगों का, क्योंकि सेंट्रल पार्टी है, नेशनल लेवल पर काम हो रहा है, मीडिया। लेकिन अब की बार बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का वोट माना ही नहीं जाता है हेमंत जी की साइलेंट वोट वो बीजेपी को जाता है, लेकिन अब की बार किसको जाता है? क्योंकि मैया सम्मान योजना जेएमएम कांग्रेस लेकर आए। भैया मैंने कांटे की टक्कर इसलिए बोला मैंने, क्योंकि शहरों में जो महिलाएं हैं वो टोटली बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, लेकिन जो विलेज एरिया, रिमोट एरिया है, वहां जो आदिवासी महिलाएं हैं वो अभी भी कांग्रेस और जेएमएम के साथ चलती हुई दिख रही हैं। इस वजह से मैंने कहा कि कांटे की बिल्कुल, यानी कांटे की टक्कर है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार यहाँ पर। राष्ट्रीय जी, हेमंत गुप्ता जी, एएस देवल जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में सियासी घमासान जारी है, थोड़ा सा और इंतजार और उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। सवाल यही कि अब की बार वही इतिहास जो है वो रिपीट होता है या अब की बार झारखंड में कुछ नया देखने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।